हमारा दौर अंधेरों का दौर है, लेकिन हमारे दौर की मुट्ठी में आफताब भी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन है, आप जानते हैं। उस टाइम मैगजीन ने 2019 में मोदी के लिए इंडियाज डिवाइडर इन चीफ शीर्षक को अपने मुखपृष्ठ पर दिया था। पत्रिका के मई अंक के लिए तब एक टीजर भी दिया गया था जिसमें लिखा था, टाइम्स का नया इंटरनेशनल कवर, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले और 5 साल बर्दाश्त कर सकता है। इस शीर्षक पर तब खूब विवाद हुआ था। हालांकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहले से बड़ा बहुमत मिला था और देश ने पूरे 5 साल मोदी को बर्दाश्त किया और उसके बाद 2024 के चुनाव में भी मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। इस बार बीजेपी की सीटें बहुमत में नहीं हैं और फिलहाल यह भी नहीं कहा जा सकता है कि मोदी अपना यह कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन 6 साल पहले डिवाइडर इन चीफ का जो तमगा मोदी को मिला था, उसे वो पूरी शिद्दत से सही दिखाने में लगे हुए हैं। मोदी के 11 साल के शासन में देश में पहले धार्मिक विभाजन बढ़ा, फिर भाषा को लेकर दरारें दिखी और अब उत्तर और दक्षिण भारत की नई लड़ाई खड़ी हो गई है। अमीर गरीब, महिला पुरुष, शहरी ग्रामीण, सवर्ण और दलित, भाजपाई और गैर भाजपाई जैसे विभाजन ही देश में काफी नहीं थे, जो मोदी काल में एक प्रांत को दूसरे प्रांत से लड़ाने वाले मुद्दे खड़े हो गए हैं। आप जानते हैं कि अब एक प्रांत उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यह लड़ाई भी शुरू हो गई है। और मणिपुर के हाल देखें तो कहा जा सकता है कि एक प्रांत के भीतर ही एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाकर बांट दिया गया है। यानी मोदी डिवाइडर इन चीफ अब भी बने हुए दिख रहे हैं। और वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी कनेक्टर इन चीफ की भूमिका में आ गए हैं। जी हां, सही आप शब्द सुन रहे हैं, कनेक्ट करने यानी जोड़ने वाले नेता हो गए हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर को जोड़ा और फिर पूरब से पश्चिम को जोड़ा। मोदी तोड़ने का माहौल बना रहे हैं तो राहुल गांधी टुकड़ों को समेटकर जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। और इस राजनीति में अब राहुल जीते हुए और मोदी फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि तब तक बंटवारा हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब का था, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे हालात थे। लेकिन जब से मोदी सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत दक्षिण में हिंदी थोपने की कोशिश की या परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के जरिए दक्षिण की सीटें कम करने की चाल चली, उसमें अब दक्षिण भारत के सारे राज्य, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी मोदी के खिलाफ आवाज उठ रही है, जिसमें मोदी का साथ देने वाले चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। उधर ओडिशा में बीजू जनता दल यानी बीजेडी अब खुलकर बीजेपी के साथ खड़ा हो चुका है और वहीं पश्चिम बंगाल में भी मोदी की चालों को नाकाम करने का काम ममता बनर्जी ने शुरू कर दिया है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मोदी फंसे हुए दिख रहे हैं। वहीं अब बीजेपी के उत्पीड़न के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मुहिम असर करती दिख रही है। खासकर बिहार में इसका खास प्रभाव दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड चलना शुरू कर दिया है और इसमें नीतीश कुमार की बेचैनी सतह पर यानी फ्लोर पर आने लगी है। नीतीश कुमार बीजेपी को अपने अंदाज में काउंटर कर रहे हैं और ऐसे में लालू प्रसाद यादव का होली का ट्वीट सियासत में नए रंग घोल रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह दूसरों को बांटने की रणनीति में अब खुद फंस गए हैं नरेंद्र मोदी और समझेंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन को मिल रही है नई बढ़त। लेकिन सबसे पहले देखते हैं लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा जिसके मायने अब नीतीश कुमार की राजनीति में तलाशे जा रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात, सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लालू प्रसाद की इस पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए इशारों में लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए एक नया राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत की बात कही गई है। याद करें कि इससे पहले 2 जनवरी को भी लालू यादव ने नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले होने की बात कही थी। उस समय तेजस्वी यादव ने इस बात को मीडिया के सामने खारिज कर दिया था। लेकिन हाल ही में तेजस्वी ने भी बयान दिया है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला
बदल सकते हैं। वहीं नीतीश के बेटे निशांत को भी तेजस्वी यादव ने भाई समान बताते हुए उनके राजनीति में आने पर स्वागत की बात कही थी। तो जेडीयू और आरजेडी के बीच समीकरण बदल सकते हैं, ऐसे हालात होली के बाद फिर से बन रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच पिछले कुछ दिनों में तल्खी बढ़ी है। औरंगजेब और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान, होली और जुमे की नमाज जैसे मुद्दों पर बीजेपी के रुख से जेडीयू परेशान है। नीतीश को डर है कि इन बयानों से उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि खराब हो सकती है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बीजेपी नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए का एजेंडा सुशासन और विकास है, हिंदू मुस्लिम नहीं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। देश हिंदू राष्ट्र है और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। औरंगजेब को जो लोग पूजते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। माहौल बिगाड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे तो बीजेपी और जेडीयू अब भी साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच तनाव अब दिखाई दे रहा है और आरजेडी इस मौके का फायदा उठा सकती है। उधर बिहार में चुनावों से पहले जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और बीजेपी इसमें हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि बीजेपी के आरक्षण विरोधी रुख को बिहार की जनता अच्छे से जानती है। अभी भी हिंदू राष्ट्र की बात कर बीजेपी जाति के सवाल को दबा रही है, लेकिन पहले राहुल गांधी और अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने विकल्प रख दिया है कि वो या तो इंडिया के साथ आएं या फिर बीजेपी का साथ देकर हार जाएं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना करवाने और आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने का दावा कई मंचों से कर चुके हैं। वहीं हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना देते हुए बिहार में आरक्षण के बढ़े हुए 16% के सवाल को केंद्र में ला दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और ओबीसी समाज को मिले अतिरिक्त 16% आरक्षण के हक को चुरा लिया है। अब आरक्षण कोटा 65 से 49% पर आ गया है। ये लोग आरक्षण चोर हैं। याद करें कि बीजेपी हमेशा लालू परिवार के लिए चारा चोर और सर्टिफाइड चोर जैसे जुमलों का इस्तेमाल करती है, तो अब तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी को आरक्षण चोर कहा है। इसका फायदा भी इंडिया को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में पिछड़ों के साथ साथ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और आरक्षण के मामले में ये समुदाय बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी कर सकते हैं। तो बीजेपी बिहार की राजनीति को हिंदू राष्ट्र पर लाना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसे फिर से मंडल बनाम कमंडल के मोड़ पर ले आया है, जिसमें बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। ठीक ऐसा ही नुकसान बीजेपी को तमिलनाडु समेत सारे दक्षिण राज्यों में हो सकता है। यहां मुद्दा जाति का नहीं, बल्कि भाषाई अस्मिता और उसके साथ राजनीतिक हिस्सेदारी का है, जिसमें बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि दक्षिण भारत के हितों को दांव पर रखकर मोदी उत्तर भारत में फायदा उठाने की फिराक में है। मोदी सरकार के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के फैसले के खिलाफ दक्षिण भारत में विरोध तेज हो गया है। आपको बता दूं कि संविधान में आबादी के हिसाब से संसदीय और विधानसभा सीटों में बदलाव का प्रावधान है और यह काम जनगणना के बाद किया जाता है। लेकिन इस समय दक्षिण भारत में मोदी सरकार की इस मुहिम के खिलाफ सारे राज्य साथ आ रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण काफी हद तक हो गया है। ऐसे में परिसीमन होने पर यहां की सीटें कम हो सकती हैं और वहीं उत्तर भारत में आबादी बढ़ने के कारण वहां सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। इसका मतलब संसद में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इसीलिए इस मुहिम को पक्षपाती बताते हुए इसके खिलाफ 22 मार्च को एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक का आह्वान तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किया है, जिसमें कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक सरकारों के अलावा तेलंगाना में विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी यानी वाईएसआरसीपी भी शामिल हो रहे हैं। वहीं इस बैठक के लिए पहले चुप्पी साधने वाले केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी अब इसके समर्थन में आ गए हैं। ये कदम दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों के एकजुट होने और विपक्षी एकता के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। केरल का इस मुहिम के समर्थन में खड़ा होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल इन दो राज्यों में बीजेपी काफी कोशिशों के बाद भी पैर जमा नहीं सकी है और अब तो उसका काम और मुश्किल हो जाएगा।
तो परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के अलावा त्रिभाषा फॉर्मूले पर भी बीजेपी दक्षिण में फंस गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हिंदी थोपने पर विरोध हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार धमकी देती नजर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम को संबोधित करते वक्त खुले तौर पर कहा था कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो नई शिक्षा नीति यानी एनईपी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसके त्रिभाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता। इस पर स्टालिन ने बीजेपी पर जोर जबरदस्ती और धमकी देने का आरोप लगाया था। अब मोदी सरकार के दूसरे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिल भाषा को समृद्ध और मधुर भाषा बताते हुए कहा है कि भाषा के जरिए हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार को जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका है। दोस्तों, अब कोई भी तारीफ काम नहीं आती दिख रही है। उधर जिस तरह से राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी की दक्षिण भारत में पैठ बढ़ रही है, केरल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु सभी राज्यों में कांग्रेस की पुरानी साख लौट चुकी है, वो बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। इधर पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने जिस तरह सांप्रदायिक सवालों पर बीजेपी से दो दो हाथ करती आई हैं, और उसी तरह अब चुनाव आयोग को भी वोटर लिस्ट मामले में घेरा जा चुका है, उसमें बीजेपी फंस सकती है। चुनाव आयोग 18 मार्च को एक अहम बैठक कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर विचार करने जा रहा है। यानी राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जिन सवालों को उठाते आया है, अब बीजेपी उन पर फंस रही है। यह इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत नजर आ रही है। दोस्तों, खैर, शायर कंवल जियाई ने ठीक ही फरमाया है कि चंद सांसों के लिए बिकती नहीं खुददारी, चंद सांसों के लिए बिकती नहीं खुददारी, जिंदगी हाथ पे रखी है उठा कर ले जा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।